हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। मेरे डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक डिजीज के बारे में, रोग के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। और हमने बताया कि सिकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत रोग होता है, डिजीज है, जो कि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल क्षेत्र से इसका उन्मूलन का प्रारंभ किया गया और इसका लक्ष्य जो रखा गया 2047 रखा गया। और हमने ये बताया कि इस रोग में आरबीसी के आकार में परिवर्तन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सही तरीके से आरबीसी का परिवहन नहीं, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है। और जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है तो हमारे शरीर में तमाम प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज का विखंडन होता है। और जब ग्लूकोज नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, कल के लेक्चर में हम लोगों ने समझा था। आज एक वायरस जनित, विषाणु जनित डिजीज आप लोगों के सामने दिख रहा होगा और बड़ा ही भयंकर डिजीज है, जो कि सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो कल हमने बताया था कि ये वंशानुगत रोग है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में क्या बताया था कि वंशानुगत रोग है। तो आप लोग पहले कमेंट में यह बताइए कि एड्स वंशानुगत है या अगर हम बात करें उपार्जित रोग है। उपार्जित का मतलब डियर स्टूडेंट, हमारे जन्म के बाद जो रोग उत्पन्न होता है उसे उपार्जित रोग कहा जाता है। तो जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए और किस विषाणु से होता है और इसका पूरा नाम क्या होता है, किस वायरस से होता है, उस वायरस का पूरा नाम हम लोग देखेंगे। हमारे शरीर में यह किसको डैमेज कर देता है, इसका क्या रोल है, आज देखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यह रोग किसके कारण होता है, तो हमने ऊपर चित्र भी एक छोटा सा लगा रखा है, वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण। और एड्स का पूरा नाम क्या होता है, ये अपने नाम से ही आपको परिचित कराता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या नाम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो हमने आगे लिख भी दिया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट उपार्जित, अपने नाम से ही ये अपना परिचय देगा, उपार्जित। इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, क्या होता है, कमी। सिंड्रोम का मतलब होता है विकारों का समूह, क्या होता है, विकारों का समूह। ये इसका हिंदी अर्थ होता है। एक्वायर्ड उपार्जित, इम्यूनो प्रतिरक्षा, कमी, डिफिशियंसी, सिंड्रोम विकारों का जो है समूह। कभी भी जो ये रोगी होता है, ये एड्स रोग से इसका डेथ या मृत्यु नहीं होता है। ये या टीबी से मर जाएगा, हैजा से मर जाएगा, मलेरिया से मर जाएगा, ये जो है, तो ये कभी भी एड्स से नहीं मरता है। आइए, किस वायरस से होता है, सामने लिखा गया है एचआईवी। किस वायरस से होता है डियर स्टूडेंट जो है, तो उस वायरस का नाम है एचआईवी। और ये अपने नाम से अपना परिचय देता है, वायरस क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वायरस का मतलब मेरे साथियों वायरस ही है ना, वायरस, ठीक है। डिफिशियंसी का मतलब कमी, इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा भी आप कह सकते हैं, प्रतिरक्षा। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानव।
अब देखिए कितना शानदार ये अपना परिचय दे रहा है। कह रहा है मैं ऐसा वायरस हूं, क्या कह रहा है, मैं ऐसा वायरस हूं जो कि कमी ला देता हूं। किसमें कमी ला देता हूं? प्रतिरक्षा तंत्र में कमी ला देता हूं। किसके प्रतिरक्षा तंत्र में कमी ला देता हूं? मानव के। तो आई होप अब आप लोग को ये पूरा नाम नहीं भूलेगा। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहता है कि मैं ऐसा वायरस हूं जो कमी लाता हूं। किसमें कमी लाता हूं? प्रतिरक्षा में। किसके प्रतिरक्षा में? मानव के। जो आपको करना है कर लीजिए। बड़ा ढीठ वायरस है ये। और हमारे शरीर में पूरा नाम हो गया जो है वायरस का पूरा नाम हो गया। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन होता है? हमें कोई डिजीज नहीं है, आसानी से पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को कोई डिजीज नहीं है, कोई रोग नहीं है, आसानी से पढ़ रहे हैं। किसके कारण नहीं जो है कि कोई रोग नहीं है? क्योंकि हम लोगों का इम्यून सिस्टम जो है या प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो सही तरीके से कार्य कर रहा है। और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है WBC। कौन होता है? WBC। यानी हमारे शरीर में रोगों से लड़ता कौन है? कटप्पा का कार्य कौन करता है हमारे शरीर में? यानी हमारे शरीर के जो बॉडी के दुश्मन है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, उससे लड़ने का काम कौन करता है? WBC करता है। और WBC में ये जो HIV वायरस है, WBC में किसको डैमेज करता है? तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा जुड़े रहना पड़ेगा। आइए बताते हैं, है ना। ये जो WBC होता है मेरे साथी, WBC दो प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। अर्थात कणिका युक्त WBC, कणिका युक्त WBC। एक मिनट ताकि आप लोग को सही से दिखाई दे। कणिका युक्त WBC और दूसरी होती है कणिका विहीन WBC, अग्रेन्युलोसाइट्स। कणिका युक्त WBC के अंतर्गत 3 सेल आती हैं, इओसिनोफिल्स, दूसरी जो आती है उसको बोलते हैं बेसोफिल्स, और जो नेक्स्ट आती है उसको बोला जाता है न्यूट्रोफिल्स। कणिका विहीन के अंतर्गत 2 प्रकार के सेल आती हैं, लिम्फोसाइट्स और क्या हो रहा है बोर्ड को? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है टी लिम्फोसाइट्स और एक होती है बी लिम्फोसाइट्स। हमने क्या बताया? HIV वायरस अपना परिचय देता है कैसे, और हमारे शरीर में प्रतिरक्षा जिसमें वह कमी ला रहा था उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? WBC। WBC 2 प्रकार की होती है, कणिका युक्त WBC, कणिका विहीन WBC। इंग्लिश वाले सुन ले, ग्रेन्युलोसाइट्स, अग्रेन्युलोसाइट्स। कणिका युक्त WBC के अंतर्गत इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आते हैं।
कणिका विहीन के अंतर्गत लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। क्या कौन सी? टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। टी का मतलब है थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड्स, और बी का मतलब होता है बोर्न मैरो अस्थि मज्जा। अब ये जो वायरस, अभी इसका प्यारा सा नाम आप लोगों ने सुना, वो किसको डैमेज करता है? तो वह टी लिम्फोसाइट्स को डैमेज कर देता है। इसी को किसको डैमेज करता है? टी लिम्फोसाइट्स को डैमेज करता है। और टी लिम्फोसाइट्स अगर डैमेज तो हमारी पूरी बॉडी डैमेज। कैसे? क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट्स होता है ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। हम और आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अध्ययन की प्रक्रिया कर रहे हैं, हमारे आसपास तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु टहल रहे हैं, हमारे त्वचा के आसपास वो आ रहे हैं लेकिन वापस चले जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी, ये टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण की है जो हमारे जो है शरीर के अंदर प्रवेश नहीं हो पा रहे हैं। अब जैसे ये डैमेज होगा वैसे मान लीजिए टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु आया, प्रवेश कर गया। टीबी वाला बैक्टीरिया आया, वो भी प्रवेश कर जाएगा। हैजा वाला आएगा, वो भी प्रवेश कर जाएगा। यानी अब जो भी आएगा वो शरीर के अंदर प्रवेश करता जाएगा। आप टाइफाइड का दवा ले रहे हैं, मलेरिया उत्पन्न हो गया। मलेरिया का दवा जैसे आप ले रहे हैं, पीलिया उत्पन्न हो जा रहा है। तो टी लिम्फोसाइट्स को डैमेज करता है। और ये जीवाणु भक्षी कोशिका नहीं होता है, ये समझ लीजिए इसका इतना भौकाल है ना, ये भौकाल बना के इतना रखा है कि इसके रहते हमारे शरीर के इर्द गिर्द कोई टहल नहीं सकता है। लेकिन ये अगर डैमेज तो फिर भौकाल खत्म। और जैसे भौकाल खत्म तो ये बचते कौन है? मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। ये जीवाणु भक्षी कोशिका होते हैं। अर्थात जब कोई बैक्टीरिया, जब कोई वायरस, जब कोई कवक शरीर के अंदर, रोगी के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो उनको मारने का कार्य करते हैं। लेकिन सोचिए ये कटप्पा जैसा एकदम भौकाल बना रखा है कि दिखाई मत देना भाई, हम हैं। तो एचआईवी वायरस किसको डैमेज करता है समझ में आया? लिम्फोसाइट्स। किस लिम्फोसाइट्स को? टी लिम्फोसाइट्स को। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात कर लें जीवन काल की तो 10 से 13 दिन होता है। निर्माण कहां पर होता है डियर स्टूडेंट? तो पीत अस्थि मज्जा में, एलो बोर्न मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है लेकिन आरबीसी में नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा। समझ में आया? आई होप आप लोगों को एचआईवी अर्थात एड्स नामक डिजीज और एचआईवी नामक वायरस समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, फिर हम मिलेंगे इसी जो है कोई डिजीज के साथ, कोई एक बेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, सही तरीके से एक सही दिशा में अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।